नमस्कार प्रिय साथियों, मैं सुरेश वैष्णव एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं संविधान की प्रस्तावना से संबंधित प्रश्नावली को लेकर के। मित्रों, ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि आपको पता होगा कि समय समय पर हम संविधान की प्रस्तावना की शपथ भी लेते हैं, किंतु संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। ये जो टॉपिक है ये परीक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई परीक्षा होती नहीं है जिसके अंतर्गत इसके अंदर से प्रश्न नहीं पूछा जाए। तो मित्रों, आइए चलते हैं और बात करते हैं हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। लेकिन मित्रों, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर करें। देखिए, मुझे बार बार इसके बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता है, मुझे थोड़ी शर्म आती है इसे बोलने में, लेकिन फिर भी आप जो है हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करें। ये जो प्रश्न है ये बहुत ही क्वालिटी के प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आता हूँ। ये प्रश्न एम लक्ष्मीकांत और परीक्षा वाणी तथा एनसीईआरटी, इनसे बाहर संविधान में संविधान के अलावा कुछ भी नहीं है, वहाँ से मैं लेकर आपके लिए ये प्रश्न आता हूँ। तो आप इन प्रश्नों को जो है आगे जरूर बढ़ाएं, अधिक से अधिक इन्हें देखें और जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न की। संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया? इसके बारे में हमने जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था। इससे पहले जब आपने पढ़ा था संविधान के जो टॉपिक है वो कहाँ कहाँ से लिए गए थे, भारतीय संविधान की विशेषताओं में हमने देखा था इसके बारे में। तो संविधान की प्रस्तावना का जो विचार है ये विचार कहाँ से लिया गया है, यानी कि किस देश के संविधान से ये विचार लिया गया है मित्रों। तो ये जो लिया गया है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या आयरलैंड, किससे ये लिया है? तो संविधान की प्रस्तावना का इसका सही जवाब होगा ये लिया गया है अमेरिका से। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर दो बातें आती है। पहली चीज़, संविधान की जो प्रस्तावना है इसका विचार तो किससे लिया है और इसकी जो भाषा है वो किससे ली है। दोनों प्रश्न में बहुत कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं करेंगे। इसका विचार जो है ये लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। विचार लिया गया है अमेरिका से और भाषा ली है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। विचार लिया है अमेरिका से और भाषा ली है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई? अभी मैंने बताया था, यहाँ पर जो है विकल्प के अंदर ही ये नहीं लिखा, यहाँ पर आयरलैंड की जगह ऑस्ट्रेलिया लिखना था। यहाँ पर आयरलैंड की जगह क्या होना चाहिए था? ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो है भाषा कहाँ से ली गई है? भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है हमें। इसका मूल आधार उद्देश्य प्रस्ताव है। मैंने बताया था आपको, संविधान सभा का जो पहला टॉपिक था उसके अंदर ही ये बात मैंने आपको बताई थी कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है वही आगे जाकर के संविधान की प्रस्तावना बना था। तो मूल आधार क्या है इसका? वो है उद्देश्य प्रस्ताव। दूसरी बात, दूसरा कथन है, उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की दूसरी बैठक में प्रस्तुत किया था। इस कथन पर विचार करें। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। अगला कथन है, प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। बहुत ही क्वालिटी का प्रश्न है ये। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य आपको लग रहा है? मैं आपको बताऊं मित्रों, प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, बिल्कुल ये कथन एकदम सही है। 42वें संविधान संशोधन मैंने आपको बताया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर, इसके अंदर पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये तो कथन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, ये कथन भी बिल्कुल सही है, एकदम राइट है ये। इसके बाद आता है, बचा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या दूसरी बैठक में प्रस्तुत किया था इसको? जी नहीं, ये दूसरी बैठक में नहीं बल्कि ये तीसरी बैठक में इसको प्रस्तुत किया था। आपको पता होगा कि जो संविधान सभा की पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी। तो 13 दिसंबर 1946 को
तीसरी बैठक में कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया था मित्रों। और इसे स्वीकृत कब किया? 22 जनवरी 1947 को। और इसमें संशोधन कितनी बार हुआ? इसमें संशोधन अब तक केवल एक बार हुआ है। कब हुआ? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कौन से शब्द जोड़े गए थे? कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द इसके अंदर जोड़े गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधन किया गया। बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें नहीं जोड़ा गया था? अभी अभी मैंने बताया इसमें कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था और अखंडता जोड़ा गया था। कौन सा नहीं जोड़ा गया था? तो गणतंत्रात्मक शब्द इसके अंदर नहीं जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें जोड़ा गया था। इस ही प्रश्न को अगर परिवर्तित करके आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, कौन कौन से शब्द मूल संविधान में नहीं थे, तो कौन कौन से शब्द मूल संविधान में नहीं थे? समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था और अखंडता नहीं था। कौन सा शब्द इनमें से मूल संविधान में था? तो अब केवल गणतंत्रात्मक शब्द इसके अंदर मूल संविधान में था। प्रश्न को किसी भी प्रकार से पूछा जाए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने बार बार इन्हें पढ़ा है, तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। संविधान के बारे में जो संविधान का जो टॉपिक होता है, इसके बारे में मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि कोई बता रहा था कि सर जो है बहुत सीधे सीधे प्रश्न लेकर आते हैं। मित्रों, संविधान के बारे में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपने कभी नहीं पढ़ा। जब भी हम इनको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सीधे प्रश्न हैं, लेकिन जब परीक्षा के अंदर ये प्रश्न आता है तो एक एक शब्द भी हमें जो है अटका देता है और हमारा प्रश्न जो है गलत करवा देता है। तो बहुत ध्यान से हमें इसे पढ़ना होता है। इसके अंदर कोई भी सरल नहीं है, सब महत्वपूर्ण होते हैं। आइए अगले प्रश्न में हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का आपको चयन करना है। सत्य असत्य को भी ध्यान से पढ़ना है हमें, क्या पूछना चाह रहा है वो। कौन सा कथन सत्य है इनमें से? प्रस्तावना में संविधान की शक्ति का स्रोत जो है भारत के लोगों को माना गया है। क्या संविधान में शक्ति का स्रोत जो है भारत के लोगों को माना गया है? बिल्कुल माना गया है, एकदम सही जवाब है। इसमें भारत की प्रकृति संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक देश की मानी गई है। क्या मानी गई है? बिल्कुल मानी गई है। ये भी क्या हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता को माना गया है। बताइए, क्या न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता संविधान के 4 उद्देश्य हैं? बिल्कुल हैं। ये प्रश्न जो है, इनमें से प्रत्येक पंक्ति में से अलग अलग प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं सत्य असत्य के जो प्रश्न लाता हूं वो मैं सिर्फ इसीलिए लाता हूं कि एक प्रश्न में एक से अधिक टॉपिक हो सके, कम समय में आप ज्यादा चीज पढ़ सके। और यदि आप अपने नोट्स बनाना चाहें तो भी आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं मित्रों, और आपको जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप रिवीजन करोगे तो बहुत ही कम समय में ज्यादा चीज का आप रिवीजन कर पाओगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या उपयुक्त कथन सभी कथन सत्य हैं? बिल्कुल सभी कथन यहां पर क्या हो जाएंगे? हमारे सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अंगीकृत कब किया गया? अंगीकृत कब किया गया? इस प्रश्न को जब भी हम पढ़ते हैं कंफ्यूज जरूर होते हैं। एग्जाम के अंदर कभी कभी डेट पूछ ली जाती है, कभी कभी तिथि पूछ ली जाती है। मैंने यहाँ विकल्प में डेट और तिथि दोनों को एक साथ दिया है। बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है अंगीकृत करने के बारे में। 26 नवंबर तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006, क्या ये सही है? 26 नवंबर 1949 तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी संवत 2006, क्या ये सही है? 26 नवंबर 1949 तिथि कार्तिक शुक्ल सप्तमी संवत 2006, क्या ये सही है? 26 नवंबर 1949 तिथि आश्विन पूर्णिमा संवत 2006, क्या ये सही है? बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो आपने पढ़ा होगा, जब भी संविधान की प्रस्तावना को आप पढ़ेंगे, सरकारी जो पुस्तकें होती है उसके जो आगे का जो उसका मुख्य पृष्ठ होता है, उसके पीछे संविधान की प्रस्तावना वहां पर जो है लिखी हुई रहती है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर जो तिथि मिलेगी वो मिलेगी
26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को हम इसे अंगीकृत आत्मार्पित अधिनियमित करते हैं। ये शब्द वहां पर मिलते हैं, तो यहां पर सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949 तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006। यहां पर जो है सही कथन हो जाए। मैं यहां पर आपको एक बात और बताना चाहूंगा। 26 नवंबर 1949 को क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को निकल गया। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मित्रों, ये बात आप अपने नोट्स में लिख लें। 26 नवंबर को जो है विधि दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विधि दिवस मनाया जाता है। विधि दिवस, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। तो विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधि दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लिखित संप्रभुता शब्द जो है उसका क्या अर्थ है? संविधान में शब्द लिखे गए हैं ना, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो संप्रभुता का क्या मतलब है? संप्रभुता का मतलब क्या है इनमें से? भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, क्या यह है इसका मतलब? भारत अपने बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, क्या यह है इसका मतलब? भारत अपनी आंतरिक तथा बाह्य मामलों में विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, क्या यह है इसका उत्तर? बिल्कुल इसका उत्तर यही है। भारत आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। भारत स्वतंत्र है, अपने निर्णय लेने में सक्षम है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द, प्रत्येक शब्द के बारे में मैंने इसमें प्रश्न बनाए, बहुत ही क्वालिटी के प्रश्न बनाए मित्रों, ध्यान से आप इन्हें समझें। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द समाजवादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। तो बताइए, लोकतांत्रिक समाजवाद में संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण जो है वो कम होगा। लोकतांत्रिक समाजवाद में संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण कम होता है, क्या ये सत्य है? बिल्कुल ये सत्य कथन है। लोकतांत्रिक समाजवाद में सरकार जो है संसाधनों पर कम से कम नियंत्रण रखती है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, बिल्कुल जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, रट लें। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, बिल्कुल जोड़ा गया था। अनुच्छेद 39 में यह प्रतिध्वनित होता है कि संसाधनों का संकेंद्रण कुछ ही हाथों में नहीं रहेगा। जब नीति निर्देशक तत्व आप पढ़ेंगे तो वहां पर अनुच्छेद 39 के अंतर्गत ये बात मिलती है। बिल्कुल ये तीनों कथन यहां पर सत्य हैं, तो यहां पर सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं मित्रों। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द पंथ निरपेक्ष के विषय में असत्य कथन का आपको चयन करना है। यह इंगित करता है कि राज्य सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है, क्या ये बताता है? पंथ निरपेक्ष शब्द का यह अर्थ होता है कि राज्य सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, बिल्कुल जोड़ा गया था, ये तो पता है। मैं राज्य किसी भी धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करता है। देखिए, कथन ए और सी दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इनमें से कौन सा सत्य है? क्या पंथ निरपेक्ष का मतलब यह होगा कि राज्य सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करेंगे, या यह होगा कि राज्य किसी भी धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे? पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? तो यहां पर पंथ निरपेक्ष का मतलब ये वाला होता है, कथन ए, यानी कि सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करेगा राज्य, न कि संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। भारत में क्या संरक्षण प्रदान नहीं है? क्या सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान है? तो यहां पर असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द लोकतांत्रिक, अब लोकतांत्रिक जो शब्द है इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है। इसका अर्थ जनता का शासन है, बिल्कुल। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? जनता का शासन होता है। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, क्या? 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यह जोड़ा गया था, क्या? नहीं जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली है, क्या भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली है? और अगला कथन है भारत में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली, बताइए।
भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली है या प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा भारत के अंदर अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली है। अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर क्या होता है? प्रतिनिधि प्रणाली कहते हैं इसको। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रतिनिधि प्रणाली इसको कहा जाता है। प्रतिनिधि प्रणाली। संसद में जो है जनता स्वयं नहीं बैठती है, जनता का प्रतिनिधि बैठता है। अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र है भारत के अंदर। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक प्रणाली भारत के अंदर है मित्रों। तो यहाँ असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? डी, यानी कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है। इस बहुत ही मामूली से अंतर को आप ध्यान में रखें। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली है, न कि प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द गणराज्य के संबंध में असत्य कथन पर विचार करना है आपको। असत्य कथन, भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होता है। क्या भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होता है? नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, ये असत्य है। अगला, भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा ना कि वंशानुगत। भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा ना कि वंशानुगत। बिल्कुल एकदम सही बात है। यह भारत में ब्रिटेन के समान है। क्या गणराज्य प्रणाली जो है भारत में ब्रिटेन के समान है? ब्रिटेन का पता है आपको? अभी हाल ही में वहां पर जो है वहां की क्वीन का देहांत हुआ था और उसके बाद उसका बेटा जो है नया राजा बना है, चार्ल्स तृतीय के नाम से जाना जाएगा। तो क्या भारत में ब्रिटेन के समान है? बिल्कुल ये भारत में ब्रिटेन के समान नहीं है। राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। क्या भारत का राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है? क्या राष्ट्रपति को हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं? नहीं चुनते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो यहां पर यह कथन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि असत्य कथन कौन कौन से हैं? यहां पर ए, बी और डी तीनों कथन क्या है? यहां पर असत्य हैं। तीनों कथन क्या है मित्रों? असत्य हैं। और यहां पर भी जो इस प्रश्न में 10वें प्रश्न में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बी वाला कथन भी गलत है और डी वाला कथन भी गलत है। तो असत्य कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बी और डी यहाँ पर गलत कथन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित संविधान के उद्देश्यों का सही क्रम कौन सा है? अब आपने अगर संविधान की प्रस्तावना की शपथ सही ढंग से ली होगी, एक एक शब्द को सही तरीके से बोला होगा, तो आपको जरूर पता होगा कि ये जो 4 शब्द हैं संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित, इनका सही क्रम क्या है। ये संविधान के 4 उद्देश्य हैं प्रस्तावना के। तो इनमें से जो है कौन सा कथन इनमें से सही है? सही क्रम क्या होगा? क्या न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता ऐसे लिखा है? न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता, समता ऐसे लिखा है? स्वतंत्रता, न्याय, समता, बंधुता या स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता? बताइए कौन सा यहां पर एकदम सही कथन है? तो यहां पर मित्रों जो सही कथन है वो है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये एकदम सही कथन होगा। बाकी सब क्या है? गलत है। ये सही क्रम आपको बिल्कुल याद रखना है। ये एग्जाम में पूछा जाने लायक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनका सही क्रम क्या होगा? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 प्रकार के जो न्याय के बारे में इसमें कहा गया है। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता और 2 प्रकार की बंधुता के बारे में बताया गया है। अब वो न्याय कौन से हैं, स्वतंत्रता कौन सी है, इनके बारे में आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन सा न्याय की बात नहीं की गई है? सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, इन चारों में से किस न्याय की बात नहीं की गई है? कौन सा न्याय नहीं दिया जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि धार्मिक न्याय की बात यहां पर नहीं की गई है। यहां पर 3 बातों का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। तो यहां पर जो है कौन सा सम्मिलित नहीं है? धार्मिक यहां पर सम्मिलित नहीं है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो इनका सही अनुक्रम बताइए। इसका सही अनुक्रम बताइए। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, धर्म। बताइए
इनमें से कौन सा सही कथन है? कौन सी 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, उनका सही अनुक्रम बताइए। तो वहां पर होगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। किस नंबर पे? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। इनको अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो जब भी आप प्रश्न को पढ़ेंगे आपके मन में से जैसे गाना गाते हैं वैसे अपने आप ही निकल कर आ जाएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। इसके पहले उद्देश्य क्या थे? न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। इसके अंदर 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। बताइए कौन सा विकल्प सत्य है इनके बारे में? प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा की समानता। कथन ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। बताइए। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की कही गई है, व्यक्ति की गरिमा की समानता नहीं है। व्यक्ति की गरिमा की तो क्या है? बंधुता है। व्यक्ति की गरिमा की क्या है? बंधुता है। तो यहां पर ए और बी सत्य कथन है हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में 2 प्रकार की बंधुता की बात की गई है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। चलो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। और बंधुता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। न्याय कौन कौन से थे? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता कौन सी थी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समानता कौन सी थी? प्रतिष्ठा और अवसर की। और बंधुता कौन सी है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता की बात कही गई है। धार्मिक बंधुता की बात नहीं कही गई है। तो यहां पर ए और बी क्या हो जाएंगे? सत्य कथन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहां पर जो है संविधान की प्रस्तावना की विशेषताओं की बात की गई है। विशेषताएं बताइए कौन कौन सी विशेषताओं के बारे में असत्य कथन है? प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को अंतर्विष्ट किया गया है उनकी व्याख्या मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों में परिलक्षित होती है। बिल्कुल सही कथन है। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते थे। बिल्कुल करना चाहते थे। ये तो बिल्कुल सीधे से कथन थे। चलिए अगले में देखते हैं। यह संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। क्या प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है? इस विषय में रीट के अंदर एसएसटी में ये प्रश्न पूछा गया था। रीट में एसएसटी में ये प्रश्न हाल ही में पूछा गया था कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसको अभिन्न अंग है या नहीं। इस विषय में न्यायालय में समय समय पर वाद लाए गए थे। तो कौन से वाद के अंदर इसे संविधान की अंग नहीं माना गया था? बाकी सभी वाद में इसको अंग माना गया था, लेकिन एकमात्र वाद था जिसमें इसे अंग नहीं माना गया था। उस वाद के बारे में पूछा था। अपन भी उस प्रश्न को आगे देखेंगे। तो क्या संविधान का अंग नहीं है ये कथन बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि ये संविधान का अभिन्न अंग इसे आगे जाकर माना गया था। तो सभी कथन भी सत्य नहीं है। केवल यहां असत्य कथन कौन सा होगा? सी यहां पर असत्य कथन हो जाएगा। मित्रों आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब यहां पर फिर से असत्य आपको कथन चुनना है। इसका उपयोग संविधान के अस्पष्ट उपबंधों के निर्वचन में किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। जब आप नोट्स बनाएं तो ये 17 और 18 नंबर का जो प्रश्न है इसे संविधान की विशेषताओं के अंदर लिखें कि संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। देखिए ये ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। और जब अगर आप आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर रिटर्न के अंदर कम से कम 50 शब्दों का ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है आपसे कि संविधान की विशेषताओं के बारे में आप क्या समझते हैं, या संविधान की विशेषताएं निम्नलिखित में इनमें कौन कौन सी संविधान की विशेषताएं हैं बताइए। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बताइए इसका उपयोग संविधान के अस्पष्ट उपबंधों के निर्वचन में किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। यह संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं करती। क्या यह संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द करती है? बिल्कुल नहीं करती है। अगर संविधान के अंदर स्पष्ट बात लिखी गई है तो ये उसके प्रावधानों को रद्द नहीं करती। देखिए पहला कथन देखिए, इससे आपको दूसरे का उत्तर मिल जाएगा। अस्पष्ट उपबंधों के निर्वचन में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन ये स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं करती है। दोनों बातें हो गई क्लियर। आगे चलते हैं। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तित है। क्या न्यायालय इसे लागू करवा सकता है?
तो ये कथन मित्रों बिल्कुल गलत कथन होगा, क्योंकि न्यायालय इसे परिवर्तित नहीं करवा सकता है, यानी कि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जा सकती है। इसमें संशोधन किया जा सकता है किंतु आधारभूत ढांचे में नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, किया भी गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कब दिया था बताइए? आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया गया था बताइए? मैंने आपको बताया था पिछले अध्याय में, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद में दिया गया था। और एक केशवानंद भारतीवाद कब लाया गया था? ये 1973 में लाया गया था। डेट याद है किसी को? उस दिन किसका जन्म हुआ था? सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था। कौन सी डेट थी? 24 अप्रैल 1973 को। तो यहां पर असत्य कथन कौन सा है? यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तित है। यह कथन असत्य है क्योंकि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं होती है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग नहीं माना गया? ये प्रश्न रीट में आया था, मैंने हाल ही में आपको बताया था। किस वाद के अंदर जो है इसे अभिन्न अंग नहीं माना गया था? गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, इंद्री बेरुबारीवाद या एसआर बोम्मईवाद? बताइए। गोलकनाथवाद हमने बहुत पढ़ा था पिछले अध्याय में, यह 1967 में आया था। और इस वाद के अंदर एम हिदायतुल्लाह कौन थे? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र सीजेआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश थे, और वो आगे जाकर के उपराष्ट्रपति भी बने थे। तो गोलकनाथवाद तो जो है सरकार के खिलाफ दिया था, और इसके अंदर तो क्या कहा गया था? इसके अंदर तो एम हिदायतुल्लाह ने कहा था कि यह अभिन्न अंग है तथा प्रस्तावना जो है संविधान की क्या है? आत्मा है, यानी कि इसके अंदर जो है संशोधन नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये कहा था, एम हिदायतुल्लाह ने, संशोधन नहीं किया जा सकता और अभिन्न अंग है। केशवानंद भारतीवाद 1973, केशवानंद भारतीवाद 1973 में मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था, और यह कहा था कि संशोधन कर सकते हैं लेकिन ये अभिन्न अंग है, यानी कि इसमें भी अभिन्न अंग माना गया था। अभिन्न अंग है किंतु मूलभूत ढांचे को छोड़ करके संशोधन कर सकते हैं। गोलकनाथ में भी कहा गया था कि ये अभिन्न अंग है और संशोधन कर ही नहीं सकते हैं। इसमें तो कहा गया था कि संशोधन जो है कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो संविधान की आत्मा है। लेकिन केशवानंद भारतीवाद में 1973 में कहा गया कि ये अभिन्न अंग तो है किंतु मूलभूत ढांचे को छोड़ करके संशोधन कर सकते हैं। इंद्री बेरुबारीवाद में कहा गया कि ये जो है संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें जितना चाहे उतना संशोधन कर सकते हैं। ये किसमें कहा गया मित्रों? ये इंद्री बेरुबारीवाद में कहा गया, और इंद्री बेरुबारीवाद जो था 1960 में आया था। और एसआई बोम्मईवाद जो था, एसआई बोम्मईवाद 1993 में आया था, और इसके अंदर भी यही बात कही गई थी जो केशवानंद भारती में कहा गया था कि मूलभूत ढांचे को छोड़ करके संशोधन कर सकते हैं लेकिन ये संविधान का अभिन्न अंग है। तो संविधान का अभिन्न अंग गोलकनाथ ने भी माना, केशवानंद भारती ने भी माना और एसआर बोम्मई ने भी माना, लेकिन किसने नहीं माना? इंद्री बेरुबारीवाद में नहीं माना गया था इसको संविधान का अभिन्न अंग। अब आपसे इस प्रश्न को ऐसे पूछ लें कि किस वाद में, किन किन वाद में कहा गया था कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं? तो केशवानंद भारती ने कहा था कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन मूलभूत ढांचे में नहीं कर सकते। इंद्री बेरुबारीवाद ने तो कहा था कि जितना चाहे उतना कर सकते हैं, और एसआर बोम्मई ने कहा था कि मूलभूत ढांचे को छोड़ करके कर सकते हैं। किस वाद में कहा गया था कि संशोधन नहीं कर सकते? तो कौन सा वाद था मित्रों? वो था गोलकनाथवाद। गोलकनाथवाद में तो बिल्कुल मना कर दिया था कि ये अभिन्न अंग है, आत्मा है, संशोधन कर ही नहीं सकते आप। लेकिन बाकी सब में संशोधन करने के लिए कहा था। और अभिन्न अंग किसने नहीं माना था? इंद्री बेरुबारीवाद में अभिन्न अंग नहीं माना था। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वाद में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा? अभी अभी मैंने बताया था न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का संबंध किस वाद से है? गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद, इसका पूरा नाम है गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद 1967। तो इस वाद के अंदर जो है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा था। तो चलिए बताइए, भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मित्रों संविधान की आत्मा कहा था अनुच्छेद 32 को, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का, नोट लगाकर आप इस बात को लिख सकते हैं, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार इसके अंदर आता है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है और 226 के तहत हाई कोर्ट 5 रिट जारी करता है, इसको जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो संविधान की आत्मा जो कहा था, वो कहा था अनुच्छेद 32 को। जबकि न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? संविधान की आत्मा कहा था प्रस्तावना को, यानी कि उद्देशिका को, गोलकनाथ वाद 1967 में। और ये वही वाद था जिसमें कहा था कि संविधान में और प्रस्तावना में जो संशोधन नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के विषय में दिए गए कथनों को सम्मिलित करना है। इसके अंदर संविधान की जो प्रस्तावना है उसको किस किसने क्या क्या कहा था? राजनीतिक जन्मपत्री के मुंशी ने कहा था, बिल्कुल कहा था। संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है, ये बात किसने कही थी? सुभाष कश्यप ने कही थी। संविधान की आत्मा, साफ साफ संविधान की आत्मा किसने कहा था? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा था मित्रों। तो यहां पर क्या सभी कथन सत्य हैं? बिल्कुल सभी कथन सत्य हैं। और अंतिम प्रश्न की ओर हम चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यूनियन ऑफ ट्रिनिटी के अंतर्गत किसे नहीं रखा है? यूनियन ऑफ ट्रिनिटी के अंतर्गत किसे नहीं रखा है, बताइए। तो भीमराव अंबेडकर ने क्या स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय, इन चारों में से किसे नहीं रखा है? संविधान के जो 4 उद्देश्य हैं कौन कौन से, क्रमशः बताइए। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, 4 है। उनमें से 3 को यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, यानी कि उन्होंने बताया था कि जो भारत है, भारत को अगर संगठनात्मक रूप से रहना है, मेल जोल करके रहना है, तो इनमें से इन 3 चीजों के बिना यह संभव नहीं है। तो 3 चीजें कौन कौन सी मित्रों? वो स्वतंत्रता थी, समानता थी और बंधुता थी। यानी कि अगर आपसे पूछे कि किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यूनियन ऑफ ट्रिनिटी कहा था, तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता को कहा था। इसके बिना जो है एकीकृत भारत की स्थापना नहीं की जा सकती, ऐसा उनका मानना था। न्याय को उन्होंने जो है यूनियन ऑफ ट्रिनिटी के अंतर्गत नहीं रखा था। तो जो हमारे क्रमशः आते हैं, न्याय, फिर उसके बाद स्वतंत्रता, फिर उसके बाद समता और फिर उसके बाद बंधुता, ये जो 4 आते हैं, इसके अंदर न्याय को छोड़ करके, पहले नंबर वाले को छोड़ करके और नीचे के तीनों जो है इनको यूनियन ऑफ ट्रिनिटी कहा था। चलिए एक बार बताइए, न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा न्याय बताइए जल्दी से, कौन कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। क्रमशः बताइए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। बंधुता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता की कल्पना किसमें की गई है? प्रस्तावना में की गई है। तो ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे और आपको अपनी तैयारी को परखने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया होगा। तो मित्रों, मैं एक बार फिर से आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, स्टेटस लगाएं, अपने मित्रों को बताएं और अधिक से अधिक इसको देखने के लिए कहें। 2, 3, 4, 5 जितनी बार आप इनको देखेंगे उतनी ही आपकी तैयारी को धार लगती जाएगी। तो हम मिलते हैं अगले टॉपिक, मूल अधिकारों की बात हम अगले टॉपिक के अंदर करेंगे और मूल अधिकारों के टॉपिक को लेकर हम आपके सामने जल्दी उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं जल्दी ही। नमस्कार।